Hello students, today we are going to learn our new chapter which is laws of motion. तो laws of motion है. मोशन क्या होता है? कोई वस्तु है जो अगर मोशन कर रही है तो वो किस वजह से कर रही है? अगर हम उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं. मतलब कि अगर माना जैसे ये पेंसिल है, ये यहाँ पर खड़ी है, ये स्टेबल है अभी, ठीक है. तो अगर मैं इसमें अपने हाथ से फोर्स लगा रही हूँ तो ये मोशन कर रही है. तो किस वजह से हो रहा है? जब मैंने फोर्स लगाया तो इसने मोशन किया. तो हम देखते हैं, इसमें हमारा पहला टॉपिक है फोर्स. फोर्स क्या होता है? एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. तो मतलब कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट है. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो या तो जो किसके फॉर्म में लगता है? पुल या पुश की फॉर्म में लगता है. या तो हम उसे धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं, तो पुल या पुश की फॉर्म में लगता है, जो या तो चेंज करता है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को. अगर चल रही है तो उसे रोक देगा, और रुकी है तो उसको चलाने में मदद करेगा. या तो फिर उसको टेंड कराएगा चलने के लिए, या चलने के लिए टेंड कराएगा, या फिर उसको रोकने के लिए टेंड कराएगा. तो क्या होता है फोर्स? एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ठीक है. तो इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द बॉडी. ठीक हो गया. अगर कोई माना एक डायरेक्शन में चल रहा है कोई चीज, उसको अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, उसको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ना है, तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम फोर्स लगा सकते हैं. तो अब हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, क्या है? लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम क्या होता है? द लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. लिनियर मोमेंटम क्या होता है? किसी भी जो बॉडी है उसका मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? लिनियर मोमेंटम. जैसे यहाँ पर दिखाया, लिनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मास अगर किसी बॉडी का हमने m ले लिया और उसकी वेलोसिटी v है, तो m इंटू वी जो हो जाएगा, ये m इंटू वी जो है, ये क्या हो जाएगा? उसका लिनियर मोमेंटम हो जाएगा. इसे हम दिखाते हैं p से. ओके. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक हो गया. इट्स डायरेक्शन ऑफ इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो लीनियर मोमेंटम होता है वो, क्योंकि अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? उसकी डायरेक्शन भी होती है. तो जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में. तो ये एक ऐसा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक हो गया. वेलोसिटी देखो, जैसे मास है, मास की क्या होगी? केजी, और वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड. और इसकी डायमेंशनल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml t-1. ठीक हो गया. अब हम अगला देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के लिए, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया. अ बॉडी continues to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some net unbalanced external force to change the state. इसमें न्यूटन ने क्या कहा है कि कोई बॉडी है वो अपने रेस्ट ऑफ मोशन या रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करती है जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा हो. ठीक हो गया. मतलब कि अगर जैसे कोई चीज है, जैसे हमने कोई, जैसे ये पेंसिल रखी, ये तब तक यहीं पर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते. अभी इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है. लेकिन अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट का अपोज कर रही है और मोशन में आ जा रही है. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था. अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on the body and this changes takes place always in the direction of the force applied. तो जो रेट और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था, अभी हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था p इक्वल्स टू mv. ठीक है. उसका जो रेट चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक हो गया. तो हमने जैसे माना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एफ बराबर क्या लिखा है हमने? कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो अप्लाई किया जा रहा है उसकी वो बॉडी पे, और जो पी है वो क्या है? लीनियर मोमेंटम है. पी उसका लीनियर मोमेंटम है. ठीक है. तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो वो फोर्स क्या है? किसके प्रोपोर्शनल है? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब पी इक्वल्स टू एम वी था, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है वो क्या है? के है. प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने तो के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया. तो एफ इज इक्वल्स टू के
डी वी अपॉन डी, और उसमें पी था तो पी बराबर एम वी हो गया, डी एम वी लिखा, डी एम वी अपॉन डी टी। अब जो एम मास है वो तो कांस्टेंट है, तो इसे हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको बाहर ले लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने जो के है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको 1 के इक्वल मान लिया, तो के हट जाएगा, तो यहाँ पे एम बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब ये क्या हो गया, डी वी अपॉन डी टी, मतलब कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके होता है, एसेलरेशन कहलाता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एसेलरेशन क्या होता है, ए, तो क्या होता है, एफ बराबर एम ए। यह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, कोई दो बॉडीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, द फोर्स ऑफ द बॉडीज फॉर्म ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई दो बॉडीज है, माना हमने ये दो बॉडीज दिखाई है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो जो इन दोनों में आपस में फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो इन अदर वर्ड्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी, दो बॉडीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, पर लेकिन डायरेक्शन में जो क्या होगा, दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक दूसरे के। तो अब हम दिखा रहे, जैसे एफ ए है, वो ए से बी पे लगने वाला फोर्स है, जो ए एक बॉडी है एक बी है, तो ए से बी पे लगने वाला फोर्स है एफ ए, और बी से ए पे लगने वाला फोर्स क्या है, एफ बी। तो जो एफ ए है, मतलब कि ए से बी पे लगने वाला फोर्स, वो इक्वल होगा किसके, एफ बी के, मतलब बी से ए पे लगने वाले फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो ये डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ अ टोटल एफर्ट, टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका जो टोटल इफेक्ट है, वो उसकी मेजरमेंट क्या होती है, इम्पल्स कहलाती है। तो इम्पल्स अब हम कैसे दिखाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट लास्ट। मतलब कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लगा है वो कितना, उस फोर्स का जो टोटल एफर्ट है वो, और वो कितने टाइम के लिए उस बॉडी पे लगा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट लास्ट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो अब माना कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा है एफ ए वी, जो एवरेज फोर्स है वो क्या है, एफ ए वी है, और वो टी टाइम के लिए लगा है, तो एफ ए वी इंटू टी जो क्या हो जाएगा, वो क्या कहला देगा, उसका कहलाएगा, उसका इम्पल्स कहलाएगा, मतलब एवरेज फोर्स। तो अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या देखा था, जो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था, मतलब कि इसमें चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1 हो गया, तो वो किसके इक्वल हो गया, फोर्स इंटू टाइम के इक्वल हो गया। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये निकाला, एफ बराबर P2 माइनस P1 अपॉन टी, तो एफ इंटू टी इक्वल टू P2 माइनस P1 हो गया, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। ये क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मोमेंटम की फॉर्म में, और ये हो गया एफ ए वी इंटू टी, मतलब कि एफ एवरेज इंटू टाइम। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी का जो मास है और उसकी वेलोसिटी है, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, in an isolated system, the vector sum of the linear momentum of all the bodies of the system is conserved and is not affecting due to their mutual action and reaction. तो मतलब कि कोई दो बॉडीज हैं, अगर वो आपस में जैसे इंटरेक्ट कर रही है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ए और बी दो बॉडीज हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद ये दूर चले गई, मतलब इनमें कोलिजन हुआ, और ये कोलिजन के बाद आप दूर चले गई। तो जो उनके पहले कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम है और जो कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पहले का कोलिजन के पहले का और कोलिजन के बाद का जो लीनियर मोमेंटम है, वो दोनों तो इक्वल हो गया, तो उससे हो जाएगा कि जो लीनियर मोमेंटम है टोटल बॉडी का, वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो आप देखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ से क्या था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, वो क्या हो गया, पी ए डैश माइनस पी ए। पी ए क्या है, पी ए डैश क्या है,
कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए का, और पी ए क्या है, कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए का। तो पी ए डैश माइनस पी ए, पी ए डैश माइनस पी ए वो किसके इक्वल होगा, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, मतलब कि फोर्स लगा है जो उसके और कितने टाइम के लगा है उसके इक्वल। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हो गया। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी वो देखेंगे हम, पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू किसका इक्वल है, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। जो एफ ए बी है वो बॉडी ए से बी पे लगा हुआ फोर्स है, और जो एफ बी ए है वो बॉडी बी से ए पे लगा हुआ फोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब थर्ड लॉ से देखेंगे, थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन का लॉ था। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए था। तो हमने एफ ए बी की वैल्यू रख दी और एफ बी ए की वैल्यू रख दी। ए बी की क्या थी, पी ए डैश माइनस पी ए था, और एफ बी बी ए की क्या थी, पी बी डैश माइनस पी बी था। तो उसको एक दूसरे के इक्वल किया तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया। तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया कि जो लीनियर मोमेंटम पहले था कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम और कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम जो है इक्वल हो गया। तो इससे हमें पता चल गया जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है।